नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है फ्लोरोसिस, कारण, बचाव और उपचार। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और अगर देखा जाए तो इस बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी की कमी है और जागरूकता की ज़रूरत है। और इसीलिए जानकारी लेने के लिए फ्लोरोसिस बीमारी क्या है, क्यों होती है, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा रही हूँ डॉक्टर सविता विश्वास से। आप ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राज्य स्वास्थ्य संस्थान में। और अब मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ अभय द्विवेदी जी से। आपका ताल्लुक NHM से है। आप राज्य तकनीकी परामर्शदाता SPMU हैं। आप दोनों एक्सपर्ट का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698, एक नंबर और नोट कीजिए 052240159888। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम और हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जैसे कि आज का हमारा विषय है फ्लोरोसिस, तो ये एक गंभीर समस्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर सविता, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगी और आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि फ्लोरोसिस क्या है और आखिर क्यों होती है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है कि इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फ्लोरोसिस जो है एक ऐसी समस्या उभर कर आ रही है जिसके जनता को इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है। बस जितने जनपद इससे ग्रसित हैं, जहाँ के लोग, उन्हीं लोगों को इसका, वो लोग कष्ट झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं इसका। तो ये एक फ्लोराइड तत्व जो है, ये सामान्य से जब अधिक मात्रा में शरीर में प्रवेश करता है तब ये लगातार लंबे समय तक तब ये अपंगता उत्पन्न करता है शरीर में और फ्लोरोसिस की बीमारी होती है इससे। और ये 3 तरीके से हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। अच्छा, हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। फ्लोरोसिस का क्या कारण मुझे पूर्ण रूप से बता सकते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, ये कारण जानना चाह रहे हैं कि क्या कारण होता है फ्लोरोसिस का? फ्लोरोसिस पानी का एक नॉर्मल अंग है। पहली चीज़, एक नॉर्मल उसमें पानी में पाया जाता है और इसको आप 2-धारी तलवार भी कह सकते हैं। नॉर्मल मात्रा में आपको फ़ायदा करेगा और अगर इसकी मात्रा 1 ppm से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। 3 तरीके से नुकसान पहुंचाता है, दंत फ्लोरोसिस करके, अकंकालीय फ्लोरोसिस करके और कंकालीय फ्लोरोसिस करके। ये शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाता है। अगर इसका इलाज शुरू में ही इसकी डायग्नोसिस बन जाए तो इसका इलाज संभव है और देर होने पर अपंगता आने का डर रहता है। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक कॉलर और जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, बसौली से बोल रहा हूँ। मैं जानना ये चाहता जो फ्लोरोसिस बीमारी है तो ये किन लोगों को अटैक करती है, बूढ़े, बच्चे, जवान, और किस अंग को प्रभावित करती है ये? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने और इसमें ये आपको बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ये बच्चों को भी प्रभावित करता है, जवान, बूढ़े, इसके लिए कोई उम्र का कोई भी इसमें रोल नहीं है। ये गर्भवती महिला को भी प्रभावित करता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रभावित करता है। तो नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसा कि जिक्र कर रही थी कि फ्लोरोसिस कई तरह की होती है, लेकिन कॉलर का फ़ोन आ गया था। हाँ, तो बताइए आप इसके बारे में। उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे थे कि 3 तरीके से प्रभावित करती है। पर इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये लंबे समय तक जब ये इसकी हम लोग खाने में या पानी में और शरीर में प्रवेश करने से ये नुकसान पहुंचाती है। पर अगर ये कि 1-2 महीने किसी ने लिया है, आपको उसमें फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो जल द्वारा तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग डेली पानी पीते हैं और अगर उसमें मात्रा 1 ppm से ज़्यादा है तो ये अगर 10 साल के ऊपर तक कोई व्यक्ति इसको लेता रहेगा तो उसको कंकालीय फ्लोरोसिस अवश्य हो जाएगी और अपंगता का वो शिकार हो जाएगा। जी ठीक है। अभय जी, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव और नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और जो आज का विषय फ्लोरोसिस है, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज में और हमारे प्रदेश में इसकी जानकारी का अभाव है। लोग इसकी गहनता को नहीं जानते हैं और इससे गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जैसे कि अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि किन किन वर्गों में से विभक्त किया गया है। सबसे पहले जब इसको हम पेयजल से देखें तो पेयजल में हमारे पास 1 ppm से ऊपर अगर फ्लोरोसिस है तो वो हमें ग्रसित करता है और उसके प्रभाव से हमारे को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने कहा था इसके उद्देश्य में राष्ट्रीय NHM क्या भूमिका निभा रहा है और क्या कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमने अपने 10 जनपद जो गंभीर हमारे जनपद हैं, रायबरेली है, उन्नाव है, प्रतापगढ़ है, मथुरा है, ये जितने जनपद हैं हमारे 10 जनपदों में, इन जनपदों में हमने सबसे पहले एक लैब जो है स्थापित की है, जो लैब हमारे जिला चिकित्सालय में है। NHM के सहयोग से वहाँ पे हमने एक LT की नियुक्ति की है, जिससे हम बिल्कुल केंद्रीकृत रूप से ऐसे लोगों के मूत्र परीक्षण के लिए और जल परीक्षण से ये सुनिश्चित कर पाएं कि एक फ्लोरोसिस का जल उस जनपद में किन किन जगहों पर 1 ppm से ऊपर पाया जा रहा है। इसलिए हमने उस लैब की स्थापना कर रखी है, जहां पर OPD पेशेंट्स के मूत्र का परीक्षण निःशुल्क किया जाता है व ऐसे जल के नमूनों का परीक्षण किया जाता है जहां पर यह पता लगाया जा सके कि फ्लोरोसिस की मात्रा मानक से अधिक जा रही है। इसमें सबलता देने के लिए हम इन टीमों के कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक जनपद की ब्लॉक इकाइयों में जाकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये सुनिश्चित करते हैं कि फ्लोरोसिस की जानकारी हमारे चिकित्सीय वर्ग से जन सामान्य को मिल सके। इसके लिए हमने विद्यालय कार्यक्रम को भी समाहित किया हुआ है कि विद्यालय कार्यक्रमों में जाकर के उन बच्चों को जानकारी मिल सके और उनको हम चिन्हीकरण कर सके कि जिनको फ्लोरोसिस हो सकती है या दंत फ्लोरोसिस है, उनके लिए हम क्या उपाय कर सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम इस प्रकार से इसमें हम नियंत्रण ला पा सकें। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि जानकारी की कमी है, जागरूकता की ज़रूरत है, सावधानी बरतें और इस बीमारी से बचें। और इस वक्त गोरखपुर से फ़ोन आ रहा है हमारे पास शिवा जी का। हेलो। हाँ हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है कि फ्लोरोसिस से किस प्रकार हम बच सकते हैं? जी बताइए, किस तरह से हम बच सकते हैं इस बीमारी से? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें बचने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने खान पान पे ध्यान देना होगा कि आपको, इसमें बोलते हैं हम लोग डूज एंड डोंट्स, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे महत्वपूर्ण, काला नमक आपके खाने में शामिल नहीं होना चाहिए। इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्लोरोसिस की बीमारी इसी से होती है। फ्लोराइड की मात्रा इसमें 157 ppm पाई जाती है। ठीक है, तो ये खाने में आपके प्रयोग में नहीं आनी चाहिए। ये चाट में हम लोग, कई बिवरेजेस में, कई चीज़ों में ये शामिल रहती है। हम लोग डेली दिनचर्या में हमारे भी थाली में हम लोग सजा के इसको खा लेते हैं। ठीक है, खाने पीने में सबसे पहले परहेज, अगर आपके जल स्रोत में आपको पता चल जाए कि फ्लोराइड तत्व ज़्यादा है तो उसकी जाँच कराएँ। घर के सभी सदस्यों की मूत्र की जाँच कराएँ और पानी की जाँच कराएँ और उसी के हिसाब से आप स्वास्थ्य परीक्षण अपना अवश्य कराएँ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज नाम बताइए और कहां से बोल रही हैं आप? हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं, बाराबंकी, हमारा गांव बसौली पड़ता है। हम पूछना चाहते फ्लोरोसिस बीमारी गर्भवती महिला है तो उसके बच्चे पे क्या असर पड़ सकता है? जी बहुत अच्छा सवाल है, बताइए हाँ, डॉक्टर। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गर्भवती महिला का जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके दांतों में तो असर आएगा ही, वो बच्चे का गर्भपात हो सकता है, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को तो बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अगर आप फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्र में रहती हैं तो आपको अपने मूत्र की जांच ज़रूर कराना चाहिए। जो आपके जल के स्रोत हैं उनकी जांच अवश्य कराएं। पास ही आपके स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी उसकी जांच कहाँ पे होगी। यदि आप एंडेमिक जनपद में रहती हैं, आप कहाँ पे रहती हैं? ये बाराबंकी में रहती हैं, तो आप लखनऊ आ सकती हैं। आप अगर आपको जो भी जगह नज़दीक पड़े, उन्नाव हमारा
इससे प्रभावित है। आपको जहाँ पर भी नज़दीक पड़े आप आकर अपनी जांच करा सकती हैं, जल स्रोत की आप अपनी जांच करा सकती हैं। और सिंपल सा तरीका है, अगर आपको उसमें फ्लोरोसिस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, एक नालगुंडा तकनीक आता है, उसमें आप घर में फिटकरी यूज़ करके, चूना यूज़ करके आप पानी को साफ़ कर सकती हैं। जय देवी मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कॉलर और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम जी, प्लीज़ अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी गौतम मऊ, कर्मी मऊ। गौतम जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम ये फ्लोरोसिस के लक्षण क्या क्या हैं? जी बताइए। फ्लोरोसिस के लक्षण देखिए 3 तरीके से अभी मैं हम चर्चा में बता रहे थे कि अकंकालीय फ्लोरोसिस, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस, सबसे पहला संकेत है। उसमें आपको पेट में दर्द, सर में दर्द, कब्ज होना, डायरिया होना, लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। आदमी अपनी जो नॉर्मल दिनचर्या का काम करता है उसमें उसको थकान महसूस होती है। आमतौर पे जैसे एक यंग आदमी काम करता है, जवान आदमी, उसको थकान नहीं होगी, काफ़ी घंटे वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। पर इसमें आदमी थोड़ा भी काम करेगा उसको थकान महसूस होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, एलर्जी की शिकायत हो सकती है, पुरुष बांझपन होता है, इसमें महिलाओं को गर्भपात होता है। ये सब ऐसे लक्षण हैं जो हम लोग मतलब कई बीमारियों से मेल खाते हैं, तो इसमें मिस डायग्नोसिस का भी डर बना रहता है। तो ये तो शुरुआती लक्षण हो गया। इसमें बच्चों के दांतों को प्रभावित करती है फ्लोरोसिस। 6 से 11 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें ये दांतों में पीलापन आ जाता है, छिद्र बन जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, कैल्शियम का क्षरण होता है, अखनिजन हो जाता है और दांत बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और तीसरी तरीके जो सबसे लास्ट स्टेज बोलते हैं कंकालीय फ्लोरोसिस, जिसमें मरीज अपंग हो जाता है, उसको सर्जरी की सहायता लेनी पड़ती है और उसको दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है अपने नॉर्मल दैनिक कार्यों के लिए। तो 3 तरीके से प्रभावित करती है। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फ्लोरोसिस कारण, बचाव और उपचार के बारे में। जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता विश्वास और अभय द्विवेदी जी। अभय जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक NHM से है, नेशनल मिशन हेल्थ से है, तो आपका ये जो डिपार्टमेंट है वो इसमें किस तरह का योगदान दे रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। जैसा कि मैंने अपने पहले आपके प्रश्न में भी संबोधन किया था कि हम लोगों ने सबसे पहले जिला चिकित्सालयों में OT स्ट्रेंथनिंग की बात की। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि NHM के माध्यम से 10 जनपदों में उचित प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग, पंपलेट, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, जिला चिकित्सालय हो, मुख्य चिकित्साधिकारी प्रांगण हो, उन जगहों पर हम उचित प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे इस बीमारी की गंभीरता के बारे में और बचाव के बारे में हम जन सामान्य को अब इसकी जानकारी दे सकें। साथ ही साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किन किन उन माध्यमों से हम बच्चों और जन सामान्य के पास पहुंच सके NHM के माध्यम से, जिससे इसकी जानकारी मिले और इसकी रोकथाम के लिए जन सामान्य उन स्वास्थ्य अभियानों को अपना सके जिनकी आवश्यकता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य जो योजना है हमारी, RBS की योजना है, इस योजना के तहत हमारे जो टीमें हैं, इसमें हमारे एक चिकित्सक होते हैं और वो जाते हैं वहाँ पर बच्चों का परीक्षण करते हैं। तो वो हमको अपने बच्चों के जो फ्लोरोसिस के प्राथमिक लक्षण हैं, दंत के, उनकी वो अन्य जानकारी बताते हैं, जिससे उन बच्चों को रिफ़र करके हम उनकी जांच करा पाते हैं जिला पे कि वो कौन बच्चे हैं जो फ्लोरोसिस ग्रसित हैं, और उनको हम प्राथमिक रूप से पहले ही चिन्हित कर लें, जिससे वो गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो पाएँ और उनको हम बचा सकें। इस प्रकार हम बच्चों को एक कैसे से जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके उनको फ्लोरोसिस से बचा पाते हैं। इसी क्रम में हमारे पास अगर ये देखें तो ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं अन्य विभाग के माध्यम से हमारे सहयोग से काउंटर पार्ट पे चल रहा है, जिसपे जलकल विभाग के माध्यम से हमारा विभाग और NHM ये सुनिश्चित करता है कि हमारे ब्लॉक में, हमारे जनपद में और हमारे शहर में वे जल स्रोत जो हैंडपंप के रूप में या अन्य स्रोत के रूप में है, उनके जल के नमूनों का परीक्षण किया जाए, और यदि उसमें मानक के अनुरूप उससे ज़्यादा ppm मिल रहा है तो उनका चिन्हीकरण करता है विभाग, और उसको वहाँ पर बाधित भी करता है कि इसका सेवन, इसका उपयोग जो है हमारे जन समुदाय ना करे, जिससे वो फ्लोरोसिस से बच सके। इसी प्रकार हम अपने उन चीज़ों के बारे में भी बता रहे हैं, जहां एक और हम उनको इसकी जानकारी दे रहे हैं, एक और उनको इसकी सेवा दे रहे हैं, वहां हम ये भी बताते हैं कि वो किस प्रकार से खाद्य हैं जिनके उपयोग से, सब्जी और फलों के उपयोग से उनको जो प्रभाव हुआ है उसे हम कम कर पाएंगे और उनके स्वस्थ जीवन की परिकल्पना कर पाएंगे।
तो स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के साथ साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से इन कार्यक्रमों को हम अपने जनपदों में वृहद रूप से चला रहे हैं। राज्य स्तर से आज के इस कार्यक्रम में भी हमारा ये प्रयास है कि बड़े से बड़े संवर्ग को इसकी जानकारी मिले और इसके लिए वो अपनी जांच करा के, अपने जल की जांच करा के, मूत्र की जांच करा के सुनिश्चित कर ले कि वो इससे ग्रसित तो नहीं है और हम उसका बचाव कर पाएं। जी, और इस वक्त एक फ़ोन आ रहा है कुशीनगर से अनीता जी का। हेलो हेलो। हाँ मैम जी मैं प्रणाम जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे को आपसे गुजारिश है प्लीज अपने टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए। प्रोसेस की बीमारी है क्या है, मैं उसका पहचान क्या है? पहचान जानना चाह रही है कि क्या पहचान है? मेरा मतलब ये है कि शायद ये लक्षण को समझना चाह रही हैं। देखिए, शरीर के लक्षण तो कई बीमारियों से मेल खाते हैं। उसके लिए अगर आपको लगता है कि फ्लोरोसिस आपको उसमें थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो आप अपनी जांच कराएं पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके, तो डॉक्टर ज़्यादा सही समझ पाएगा कि आप अपने लक्षण पहले हमें बताएं। उससे हम समझ पाएंगे कि आप वाकई में फ्लोरोसिस रोग से ग्रसित हैं या कुछ और आपको समस्या है। मैं डॉक्टर साहब की इसी बात में एक बड़ा विषय जो बार बार आ रहा है उसको आपके सामने लाना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सामान्य लक्षण है, यही हमारी इस बीमारी की सबसे बड़ी समस्या का मूल कारण है। हम उन बीमारियों को, जो बीमारी अन्य क्षेत्रों की होती हैं, वो समझ करके इसकी गंभीरता की ओर नहीं जाते। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सामान्य चीजें गर्भवती महिला से लेकर बच्चों तक और बच्चों से लेकर युवा वर्ग तक वो सामान्य लक्षण है जो अन्य बीमारियों से मेल खाते हैं। तो ये तब तक सुनिश्चित हो सकता है या तो हमारे चिकित्सक आपका फिजिकली एग्जामिन करके ये सुनिश्चित कर पाएं कि आप फ्लोरोसिस ग्रसित हैं या नहीं, या हमारी लैब में आपके मूत्र परीक्षण के बाद ये सुनिश्चित हो सके कि आप में फ्लोरोसिस के वो नकारात्मकता की श्रेणी कहाँ तक आई है, जिसको हम सामान्य भाषा में आपकी भाषा में कहें तो वो कंकालीय या अन्य प्रकार की फ्लोरोसिस का क्या अकंकालीय फ्लोरोसिस में किस स्तर पे जा रहे हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि इन्हें सामान्य ना समझें। कृपया इस बात पर अपना ध्यान आकर्षित करें कि हमें अपना परीक्षण करा लेना चाहिए स्वास्थ्य इकाई पे जाके, जिससे इसकी प्राथमिकता स्पष्ट हो जाए कि आप फ्लोरोसिस ग्रसित हैं या नहीं। मूत्र की जांच करा लें आप अपनी, मूत्र की जांच से पता चल जाएगा। हाँ। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कॉलर और जुड़े हैं लखीमपुर खीरी से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका। प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैम दरअसल मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है। जी शिवम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, ये मुझे जानकारी चाहिए, जैसे किसी की प्रोसेस अगर हो गया है तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए? खान पान, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इसमें खान पान में आपको सबसे पहले ध्यान देना कि आप में कोई बुरी लत तो नहीं है, तंबाकू सुपारी आप खाते तो नहीं हैं, तो इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तंबाकू और सुपारी दोनों में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है जो नुकसान कर सकती है अगर लंबे समय तक आप ले रहे हैं। और नेचुरल है, जो सुपारी और पान खाता है वो 1-2 दिन के लिए तो खाएगा नहीं, वो लंबे समय तक उसकी वो आदत बनी रहती है, वो खाता है उसको नुकसान करेगी। काला नमक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि काला नमक बेहद नुकसान करता है। खाने की चीज़ों में आपको हरी साग सब्जी और जो मौसमी आपको फल मिलते हैं, सब्जियां जो मौसमी मिलती हैं, वो आपको अपने खाने में प्रयोग में लाना चाहिए। और विटामिन सी की चीज़ें, जैसे आपको अमरूद है, आंवला है, संतरा है, मौसमी है, नींबू है, ये सब चीज़ों को खाने में आपको समावेश करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फ्लोरोसिस बीमारी के बारे में। डॉक्टर साहिबा, मेरा अगला सवाल आपसे है कि भाई बहुत सारी सावधानी बरती, लेकिन उसके बावजूद भी बाई चांस अगर किसी को ये फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है तो क्या इसका इलाज पूरी तरह से पॉसिबल है? पूरी तरीके से तो संभव नहीं है, पर इसके लिए काफ़ी कोशिश की जाती है कि मरीज एक नॉर्मल अपना जीवन जी सके, अपंगता उसकी कम हो और उसका जीवन थोड़ा सरल बन सके। इसके लिए उसको विटामिन सी की टैबलेट्स, विटामिन डी की टैबलेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो ताकत की दवाइयाँ होती हैं, कुपोषण को कम किया जाता है और फिजियोथेरेपी दी जाती है। मोबिलिटी एड्स, अगर जो चलने में सक्षम नहीं है उनको क्रचेस दिए जाएंगे और ट्राईसाइकिल दी जाएगी और व्हील चेयर दी जाएगी।
और शल्य क्रिया लास्ट बचता है, जिससे कम से कम उसके हड्डी में जो टेढ़ापन है उसमें सुधार आ सके। जी, यानी कि बेहतर यह है कि अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द इस बीमारी को पहचाने और अपना इलाज शुरू करा दें। साथ ही साथ मेरा सवाल आपसे भी है कि आप हमें ये बताइए कि अगर हम फ्लोरोसिस की बात करें तो बचाव, नियंत्रण और लोगों को जागरूक करने के लिए आपका इंस्टीट्यूट किस तरह की भूमिका निभा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें सबसे पहले तो हम लोग शिक्षा का प्रचार करते हैं, जागरूक करते हैं, जाकर जनपदों में जो प्रभावित जनपद हैं वहाँ पर एकदम ग्रास रूट लेवल पर जाके हमारे CHC से जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, आशा, ANM, हमारे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, हमारी जो टीम, हमारी NPPCF की जो टीम जनपदों में काम कर रही है, परामर्शदाता है, LT हैं, ये लोग ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, डाइट काउंसलिंग करते हैं और जो भी प्रभावित जो मरीज हैं उनका परीक्षण के लिए उनका मूत्र और जल के नमूने जो हैंडपंप से वो सब लेकर पहुंचाते हैं लैब में, जांच करते हैं और उनका रेगुलर फॉलोअप होता है। और जो ज़्यादा सीरियस मरीज हैं उनको उच्चीकृत केंद्रों में भेजा जाता है, रेफर किया जाता है। अभय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका ताल्लुक NHM से है, तो NHM इसमें किस तरह के प्रयास कर रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, इससे बचाव के लिए? देखिए, ये कार्यक्रम चूंकि हमने अपनी पहले वक्तव्य में भी कहा समेकित रूप से कार्य कर रहा है। समेकित रूप से NHM के अलग कार्यक्रम जो भी हैं वो हमें सीधा सहयोग कर रहे हैं। जैसे हमने कहा RBS के कार्यक्रम कि हमारे पूरे प्रदेश में 820 इकाइयां हैं, जिसमें से 1640 टीमों का गठन है। ये 1640 टीमें आंगनवाड़ी केंद्र में और विद्यालयों में प्रत्येक दिन जाके बच्चों के निरीक्षण करती हैं। इन निरीक्षणों में भी हमारी जो फ्लोरोसिस के 10 जनपद हैं, उन जनपदों में हमारे पास उन बच्चों का संदर्भन हो पाता है। जिला मुख्यालय पे उनके परीक्षण के बाद ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि फ्लोरोसिस ग्रसित हैं या नहीं। इसी प्रकार हमारे पास पूरे प्रदेश में 1,60,000 से ज़्यादा की संख्या में आशा बहू हैं। इन 10 जनपदों में जो हमारी आशा बहुएं हैं, उनके माध्यम से भी हम समुदाय के ग्राम के उस स्तर तक, आखिरी छोर तक अपने प्रचार प्रसार की जानकारी दे पाते हैं और उन्हें ये बता पाते हैं कि यदि आपको लगता है कि आप फ्लोरोसिस ग्रसित हैं और उसके लक्षण आप में लग रहे हैं तो आप अपनी जांच कहाँ कराएं और अपने खान पान में क्या इसमें करें ऐसा जिससे आप फ्लोरोसिस से बच सकें। इसी पूरी प्रक्रिया में हमारी जो जनपद स्तरीय गठित समिति दल है नोडल की, जहां पे हमारे चिकित्सक, हमारे जनपदीय सलाहकार और LT, इनके भी संयुक्त हम अपने रोस्टर प्लान बनाते हैं। जो प्रत्येक जो हमारे जनपद हैं 10, उनके ब्लॉक इकाइयों पे जाकर रोस्टेड वार अपनी जानकारी देना, उनकी जांचें करना व उनकी जांच रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में जो भी फ्लोरोसिस के मरीज हैं उन्हें क्या क्या हम सुविधा दे सकते हैं, क्या भोजन हो सकता है, क्या उन्हें खाना चाहिए या उन्हें क्या हम अपनी एक्सरसाइज बता सकते हैं जिससे उनका स्वस्थ जीवन रह सके। इस प्रकार से हम समेकित समूल रूप से उनको प्रयास करते हैं कि फ्लोरोसिस से जैसी गंभीर बीमारी से होने वाली समस्या से दूर कर सके और प्राथमिक रूप से ही हम जागरूकता इतनी बढ़ावा दे सके कि वो फ्लोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से बच सकें। ये हमारा मुख्य दायित्व है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, जो हम अपने 10 जनपदों में बहुत गंभीरता से कर रहे हैं और इसकी समस्त रिपोर्टें भी हम उनकी जनपदवार रिपोर्टें राज्य मुख्यालय पर मंगाते हैं, जिससे हम ये देख पाएं कि हमारी प्रगति क्या है। एक विषय जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, समाज में जनमानस ने जिस प्रकार से जल का दोहन किया, निरंतर इसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है और जिसका सबसे खतरनाक परिणाम ये फ्लोरोसिस है। जो जनपद इससे प्रभावित है वो तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से जल स्रोत नीचे गिर रहा है उससे फ्लोरोसिस का प्रभाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हमारे सामान्य में जल का संरक्षण भी किया जाए। जी, और इस वक्त मुकेश जी का फोन आ रहा है, हमारे पास वक्त कम रह गया है। हेलो हेलो, मुकेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, रायबरेली से। जी, जल्दी से सवाल पूछिए, वक्त कम रह गया हमारे पास। जी बिल्कुल मुकेश मैम, मैं जानकारी चाहता हूँ कि फ्लोरोसिस से क्या दांतों की ज्यादा गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और इसमें क्या शरीर में थकान वगैरह भी होती है? क्या पूछा है? आप प्रश्न पुनः स्पष्ट करें। दांतों में क्या समस्या हो सकती है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, दांतों में समस्या होती है, ये बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। जी हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहिबा कह रही है कि दांतों में समस्या हो सकती है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट ने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसे कि आप जानते हैं कि चलते चलते के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है
क्या फ्लोरोसिस के कारण हुए अंग दोष या हड्डियों के टेढ़ेपन का उपचार संभव है? जी हाँ, यही हमारा सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा। तो बस इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। साथ ही साथ डॉक्टर सविता और अभय जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हमें भी आके बहुत अच्छा